Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, air, water and weather. We have already studied weather and seasons. Weather is the condition of the air at a particular place and time in terms of its temperature, pressure, speed and moisture. Weather can change from day to day. We often describe weather as hot, cold, rainy, humid, windy, dry, cloudy or clear. On the other hand, the same time of weather continuing for many days is called a season. There are three main seasons: summer, winter and the rains. देखिए हमने ऑलरेडी हम वेदर एंड सीजन्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. वेदर आपकी वो कंडीशन होती है एयर की एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम्स में, आपके टेम्परेचर के टर्म्स में, प्रेशर, स्पीड या मॉइस्चर. वेदर आपका चेंज होता रहता है डे टू डे. ओके, जैसे कि वेदर आपका हॉट है, कोल्ड है, कभी रेनी हो जाता है, ह्यूमिड होता है, राइट. लेकिन जब सेम टाइप ऑफ वेदर जो काफ़ी दिनों तक चलता है तो उसे हम कहते हैं सीजन. एंड आपको पता ही है कि थ्री मेन सीजन्स हैं हमारे. ओके, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर, बट it is the sun that is directly or indirectly responsible for almost those factors. Let us now study the factors affecting weather. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं, बट सन जो है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे ही फैक्टर्स के लिए. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस तरह से सन जो है वेदर को इफेक्ट करता है. ओके, द सन अफेक्ट्स वेदर इन मेनी वेज. इट इज द हीट ऑफ द सन दैट मेक्स एयर वार्म. The heat of the sun also affects the movement of air. The water cycle is mainly driven by the sun. Thus, the sun is the main factor affecting weather. Sun देखिए weather को बहुत सारे तरीकों से affect करता है. ओके, और सन की हीट की वजह से एयर वार्म हो जाती है. सन की हीट जो है एयर के मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है. वाटर साइकिल जो है आपकी वो मेनली किससे ड्रिवन होती है? बाय द सन. ओके, सो इसीलिए सन जो है वो आपका मेन फैक्टर है जो वेदर को इफेक्ट करता है. सन एंड द चेंज इन सीजन्स. The earth is not straight in space, it is slightly tilted on its axis. अच्छा, अर्थ जो है वो स्पेस में स्ट्रेट तो है नहीं, ये अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है. इट इज ड्यू टू दिस tilt that the earth has different seasons in different regions at the same time. अब इस टिल्ट की वजह से ही अर्थ में क्या होते हैं, डिफरेंट सीजन होते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन में सेम टाइम पे, राइट. लुक एट द फिगर alongside. The earth is shown tilted on its axis. There is an imaginary line called the equator which divides the earth into two equal halves. The upper half is called the northern hemisphere and the lower half is called the southern hemisphere. Okay, अब देखिए अर्थ जो है आपकी टिल्टेड होती है, तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. अपर हाफ जो होता है वो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड जो आपका लोअर हाफ है दैट इज सदर्न हेमिस्फेयर. ओके, नाउ लुक एट द फिगर गिवन बिलो. The earth is shown revolving around the sun in a fixed orbit. Thus, at a time only one half of the earth faces the sun. You will also see that any position, the distances of the northern and the southern hemispheres from the sun are different. अच्छा, अब देखिए जैसे आपको इस फिगर में दिया गया है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. तो एक टाइम पे जो है ना सिर्फ अर्थ का जो हाफ फेस है वही सन की लाइट को रिसीव करता है. ओके, एंड जो पोजीशंस हैं आपकी, मतलब जो द डिस्टेंसेस ऑफ द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, जो सन से उनका डिस्टेंस है वो भी आपका डिफरेंट है. ओके, यहाँ पे देखिए हियर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नियरर टू द सन रेज आर स्ट्रेट और लेस स्लांटेड एंड डेज आर वार्मर. इट इज समर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. द सदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर. देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो आपके सन के पास है, तो यहाँ पे सन रेज आपकी स्ट्रेट है और थोड़ी स्लांटेड है, लेस स्लांटेड है, तो डेज यहाँ पे वार्मर है, तो इसीलिए समर है इस पार्ट में, वर्ल्ड के इस पार्ट में, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या है आपकी विंटर है. नाउ लुक हियर, नाउ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज farther फ्रॉम द सन रेज आर मोर स्लांटेड एंड डेज आर कूलर. इट इज नाउ विंटर इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड. द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है कि सन से थोड़ा सा दूर हो गया है, तो सन रेज अब आपकी ज़्यादा स्लैंटिंग हो गई हैं. ओके, इस वजह से डेज आपके कूलर हैं और इस पार्ट में फिर क्या है आपके सर्दियाँ, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या है समर है. ओके, बट वाई आर स्लैंटेड सन रेज लेस हॉट एंड डायरेक्ट सन रेज? इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन. फर्स्ट, स्लैंटेड सन रेज हैव टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस एंड द पार्टिकल्स ऑफ एयर ब्लो द हीट मोर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो स्लैंटेड सन रेज होती हैं वो लेस होती है. देखिए स्लैंटेड आपकी सन रेज इस तरह से होंगी,
जबकि आपके जो स्ट्रेट हैं वो इस तरह से होंगे, राइट। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि जो स्लांटेड सनराइज है उनको एक्चुअल में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, एंड जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो इनकी हीट को ब्लॉक करते हैं ज़्यादा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. Our earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Moving air is called wind. A light wind is called a breeze. It causes leaves to rustle, some flags to flap, or even at times causes bushes and small trees to sway. एयर आपको पता है बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, और हमारी अर्थ जो है एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, ओके, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. मूविंग एयर को कहते हैं हम विंड, और जो बहुत ही लाइट विंड होती है उसे हम कहते हैं ब्रीज. इससे क्या होता है कि लीव्स आपकी रसल करती हैं, आपकी जो फ्लैग्स हैं छोटे छोटे फ्लैप करते हैं, ओके, राइट. A very strong wind is called a gale. It makes walking difficult. Whole trees sway, branches break, and tiles from roofs of houses are blown away. अब बहुत strong wind को हम कहते हैं gale. अब इसमें क्या होता है, चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. पूरे के पूरे जो ट्रीज आपके वो स्वे करते हैं, ब्रांचेस आपकी टूट जाती हैं, टाइल्स जो होती हैं हाउसेस की वो आपकी क्या हो जाती हैं, दे ब्लू अवे. ओके, know the fact, the air is thicker near the ground and becomes thinner as we go up. Finally, where the layer of air ends, outer space begins. देखो, ग्राउंड में जो एयर की लेयर होती है वो थिकर होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना तो उसकी लेयर थिन होती रहती है, और फाइनली जहाँ पे एयर की एंड खत्म, एयर का मतलब लेयर एंड हो जाती है, उसे हम कहते हैं, वहाँ से आपका आउटर स्पेस शुरू हो जाता है. ओके, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विच कैन uproot trees and cause damage to buildings is called a storm. When a storm is accompanied by thunder and rain, it is called a thunderstorm. बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग आपकी विंड चलती है जो पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ के लेके जाती है एंड बिल्डिंग्स आपका डैमेज हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं स्टॉर्म, यानी कि तूफान. और कई बार स्टॉर्म के साथ साथ आपकी थंडर एंड रेन भी आती है, तो उसे हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज द विंड्स टू ब्लो. ये जो विंड है वो क्यों चलती हैं, किसकी वजह से चलती हैं. द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर. Warm air is lighter than cold air, so it rises up, and the cool air, which is at the ground level, rushes in and takes its place. This sets off an air current, causing wind. जो हीट है सन की वो क्या करती है, एयर को हीट अप कर देती है. एंड आपको पता है कि वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है. ओके, तो वार्म एयर लाइटर है तो वो राइज अप होगी, फिर उसकी जगह कौन लेगा, कूल एयर. ओके, तो ये जो इससे फिर आपके इलेक्ट्रिक करंट सेट ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हवा चलती है, I mean wind चलती है, right? Now, sea breeze and land breeze. During the day, the land gets warmer faster than the water. The air above the land too becomes warm and rises up. The cool air from the sea moves in towards the land and takes its place. This is called sea breeze. अच्छा, दिन के टाइम पे क्या होता है, देखिए लैंड जो है वो आपकी क्या होती है, जल्दी से गर्म हो जाती है वाटर के कंपैरेटिवली. ओके, अब देखिए आपकी लैंड जो है वो गर्म हो गई जल्दी से, तो लैंड के ऊपर आपकी वार्म एयर है वो आपकी राइज अप हो गई. अब इनकी जगह लेने के लिए आपका कहाँ से ठंडी हवाएं कहाँ से चलेंगी, सी से चलेंगी, वाटर से चलेंगी ना, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सी ब्रीज. During the night, the land gets cooler faster than water. The air above the sea becomes warm and rises up. The cool air from the land moves in towards the sea and takes its place. This is called land breeze. अब रात को ठीक उल्टा हो जाता है. अब आपकी लैंड जल्दी से गर्म हुई, वो जल्दी से ठंडी हो जाती है. ओके, और पानी देर से गर्म होता है तो देर से ही ठंडा होता है. अब देखिए वाटर जो है यहाँ पे आपकी वार्म एयर है, तो वार्म एयर है वाटर के ऊपर, वो राइज अप होंगी, तो उनकी जगह लेने जाएंगी कौन सी, जो लैंड में आपकी कूल ब्रीज है. ओके, तो इस तरह से रात में आपकी चलती है लैंड ब्रीज. ओके, वाटर. Nearly 3/4 of the water is covered with water. Water is found in ponds, lakes, rivers, seas, wells and under the ground. Water is also present in the air as water vapor. अच्छा, नियरली जो 3/4 है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है. वाटर आपके पॉन्ड्स में, लेक्स में, सीज में, यहाँ तक कि ग्राउंड के अंदर भी पाया जाता है. ओके, वाटर आपका एयर में भी प्रेजेंट होता है एज वाटर वेपर. ओके, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. You know that water in तीनों ही states में पाया जाता है. Okay, the physical state of water depends on the temperature and it changes its forms on either heating or cooling. When water is heated, steam or water vapor can be seen rising from it, showing that water has changed from liquid form to gaseous form. When water is cooled sufficiently, it turns into ice. Ice is the solid form of water. तो देखिए जो physical state है water का वो depend करता है temperature का, और ये अपनी form को change करता है गर्म होने पे या ठंडा होने पे. जब हम वाटर को हीट करते हैं तो आपने देखा होगा वाटर वेपर या स्टीम बनते हुए, राइट.
तो यानी कि लिक्विड फॉर्म थी, अब वो किस में चेंज होगी, गैसियस फॉर्म में। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आइस जो है आपका सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड से ये सॉलिड में चेंज हो गया, राइट। इवेपोरेशन, the process in which water changes its physical form from liquid into gas is called evaporation. Water gets evaporated due to the heat of the sun and forms clouds, causing rain. Evaporation takes place constantly in nature, but the rate of evaporation is not always same. देखिए, evaporation आपका process है जिसमें आपका water vapor में change हो जाता है, ओके। एंड वाटर जो है evaporate क्यों होता है, सन की हीट की वजह से, फिर आपके क्लाउड्स बनते हैं, फिर आपकी बारिश होती है, तो कॉन्स्टेंटली आपका इवेपोरेशन होता रहता है, ओके। बट जो रेट है इवेपोरेशन का वो सेम नहीं होता है हमेशा, ओके। नेक्स्ट, कंडेंसेशन। When water vapor is cooled, it changes into water. The change of water vapor into water by cooling is called condensation. It is a reverse of evaporation. देखिए, कंडेंसेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय कूलिंग, और ये इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। इन नेचर द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर इन मेनी वेज. Clouds, dew and snow are all examples of condensation. Clouds are formed when water vapor condenses into tiny water droplets. Bigger water droplets make rain. तो देखिए, ये जो आपके क्लाउड्स, ड्यू, स्नो, ये सारे क्या हैं, आपके कंडेंसेशन के ही तो एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड्स आपके कब बनते हैं, जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, फिर जो बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स है उनसे आपकी बारिश होती है, ओके। नाउ ड्यू, when water vapor condenses on cold objects like grass in the field, dew is formed. जब आपका वाटर वेपर कोल्ड ऑब्जेक्ट पे कंडेंस हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रास में, ग्रास होती है जो फील्ड में, हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स देखे होंगे ना, तो उसे कहते हैं ड्यू। फ्रॉस्ट, when the nights are very cold, dew can freeze to form ice. This is called frost. कई बार रातें ना बहुत ठंडी हो जाती है, तो जो ड्यू होती है, जिसे आप ओस भी कहते हैं, ये फ्रीज हो जाती है और आइस बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, हेल। Sometimes raindrops grow in size and are then frozen to form hard balls of ice called hailstones or hail. कई बार रेन ड्रॉप्स जो हैं साइज में बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर वो फ्रीज हो जाती हैं और हार्ड बॉल्स बन जाती हैं आइस की, तो उसे कहते हैं हेल स्टोन्स या फिर हेल। नेक्स्ट, स्नो। When water vapor freezes in the air, it forms crystal of ice called snow. Snowfall takes place mainly on hill stations in winter. जब आपका वाटर वेपर फ्रीज होता है ना एयर में, तो ये आइस के क्रिस्टल्स बनाते हैं जिसे कहते हैं स्नो, और स्नोफॉल मेनली आपका हिल स्टेशंस में होता है, वो भी विंटर्स में, ओके। नेक्स्ट, फॉग। During winter, water vapor condenses on dust particles present in the air very close to the ground to form a thick cloud. This is called fog. विंटर में क्या होता है कि आपका जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स में, जो एयर में प्रेजेंट होता है वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और एक थिक क्लाउड बनता है, तो उसे हम कहते हैं फॉग। नेक्स्ट, फ्रीजिंग। When liquid water is cooled to 0 degrees Celsius, it changes to a solid form known as ice. जब वाटर को कूल किया जाता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, तो फिर आपका क्या हो जाता है, वो आपके एक सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है, जैसे हम कहते हैं आइस। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो देखिए, वो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपका चेंज हो रहा है वाटर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। नाउ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि इवेपोरेशन हमेशा सेम नहीं होता है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 is temperature. Higher the temperature, faster the rate of evaporation. Clouds dry faster in hot sun than in the shade. देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेशन होगा। आपने देखा होगा कि हॉट सन में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बजाय शेड के। नेक्स्ट, विंड। Wet clothes will dry faster under a fan, blowing air on them than the clothes which are kept for drying in still air. Okay. अच्छा देखिए, अगर आप अपने क्लोथ्स को ड्राई करेंगे जहाँ पे आपकी हवा चल रही है, मतलब फैन की हवा ब्लो हो रही है, ओके, तो आपके जल्दी सूख जाएं बजाय उनके जो आपने स्टिल एयर में रखे हुए हैं, ओके। नेक्स्ट, सरफेस एरिया। A wet cloth which is spread out will dry faster than the cloth which is folded because a larger area is exposed for drying.
देखिए, अगर आपने कपड़ा एक आप हैंकरचीफ लीजिए दो, एक को आप पूरा खोल के सुखाएंगे और एक को बिल्कुल आपने इसको फोल्ड करके रख दिया, तो कौन सा पहले सूखेगा? जिसको आपने खोल के सुखाया था, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। ओके, मतलब कि ड्राइंग के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया उसका एक्सपोज था, राइट? नो द फैक्ट, rainbow is caused by sunlight falling on raindrops. When sunlight enters a raindrop, it gets separated into 7 colors. To see a rainbow, you must stand with your back towards the sun and the rainfall in front of you. Rainbow आपको पता है कैसे बनता है? जब सनलाइट रेन ड्रॉप्स पे पड़ती हैं, तो वो सनलाइट जब एंटर करती है रेन ड्रॉप से, तो वो 7 कलर्स में आपका सेपरेट हो जाता है। तो रेनबो को देखने के लिए आपको हमेशा सन के बैक होना चाहिए खड़े, ओके, उसकी बैक साइड, एंड रेनफॉल जो है वो आपके फ्रंट पे होना चाहिए, ओके। व्हेन वाटर वेपर कूल सडनली इट फ्रीजेस इनटू टाइनी स्लो फ्लेक्स। जब वाटर वेपर जो है सडनली कूल हो जाते हैं ना, तो फ्रीज हो जाते हैं छोटे छोटे आपके स्नोफ्लेक्स में, ओके। नेक्स्ट, सेफ वाटर। Water is a remarkable substance that is essential for life. Its most important use is as drinking water. Dirty water is not fit for drinking. We fall ill if we drink dirty water. So water needs to be purified before it is used. देखिए, वाटर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, ओके। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हम किस लिए करते हैं? पीने के लिए करते हैं। लेकिन डर्टी वाटर जो होता है, क्या वो ड्रिंकिंग के लिए फिट होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए पानी को यूज करने से पहले उसको प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है, ओके। Impurities in water can be of two types, those that are dissolved in it and those that are not. The flowing water carries minerals and sand particles along with it. Water also has many germs in it. All these things make the water impure and unfit for drinking. देखिए, इम्प्योरिटीज जो होते हैं वाटर में वो दो तरह की होती हैं, एक जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है और दूसरी जो नहीं डिसॉल्व होती हैं। जैसे वाटर, जो फ्लोइंग वाटर अपने साथ मिनरल्स कैरी करता है, सैंड पार्टिकल्स कैरी करता है, इसके अलावा वाटर में जर्म्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है? वाटर को इम्प्योर बनाती हैं और फिर ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं रहता, ओके। सेव वाटर, सेव लाइफ। The need for water is growing many-fold, but the resources are either gradually reducing or getting polluted. We need to make a conscious effort in saving water in the best way we can. We should not waste water by letting taps drip. We should avoid draining water unnecessarily when cleaning cars, balconies, kitchens, or driveways. Drinking water should be stored in clean and covered containers. Water used in the kitchen for washing fruits and vegetables can be reused for watering plants. Taps should not be left running while brushing or saving. देखिए, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, बट रिसोर्सेज जो क्या हैं आपके, जो धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं या फिर वो पल्यूट होते जा रहे हैं, ओके। तो इसीलिए आपको कुछ स्मार्ट एफर्ट्स लेने चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट लेने चाहिए, जिससे कि आप पानी को बचा सकें। कैसे? सबसे पहले तो आपके घरों में अगर टैप्स ड्रिप होते हैं, ओके, आपको लगता है कि सिर्फ ड्रिप ही तो गिर रहा है, लेकिन सोचिए अगर वो सुबह से लेकर शाम तक वो ड्रिपिंग चलता रहेगा वो टैप का, तो कितना सारा पानी वेस्ट हो जा रहा है, ओके। तो अगर ऐसे कोई आपके घर में टैप्स हैं तो उनको तुरंत ही रिपेयर कराना चाहिए प्लम्बर से, ओके। और वाटर को अननेसेसरीली ड्रेन नहीं करना चाहिए, जैसे आप कार क्लीन कर रहे हैं, बालकनीज को क्लीन कर रहे हैं, किचन को क्लीन कर रहे हैं, ओके। पानी को हमेशा, जो पीने का पानी है, क्लीन और कवर्ड कंटेनर्स में ही रखें। और जो वाटर आप किचन में यूज़ करते हैं ना, जैसे फ्रूट्स को धोने के लिए या वेजिटेबल्स को धोने के लिए, उनसे आप पानी, पौधों को पानी दे सकते हैं, ओके। और जैसे आप ब्रश कर रहे हैं और शेव कर रहे हैं और टैप्स आपका चल रहे हैं, रन कर रहे नहीं, आप ब्रश कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, तो टैप को क्लोज कर देनी चाहिए व्हेन नॉट इन यूज, राइट। अंडरग्राउंड वाटर। Water changes its form and moves in a cycle in nature. Water that falls on as rain and the water that we throw away goes down into the ground. It seeps through the topsoil, the subsoil and porous rocks. It finally settles below the porous rocks as it cannot pass through the non-porous rocks. So there is a large storage of underground water. We draw out this underground water from tube wells and wells. Places that are dry have less underground water. The level of underground water in an area is called the water table. Water is a precious natural resource. We should use it carefully. We should not waste water. अच्छा, देखिए, वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है और एक साइकिल में चलता रहता है, ओके। तो जो वाटर आपका जैसे बारिश के रूप में आया है ना, तो वो सारा कुछ आपका
जो पानी आप गिराते हैं वो ग्राउंड में चला जाता है, वो टॉप सॉइल के थ्रू सीप होता है, फिर सब सॉइल एंड पोरस रॉक, और फिर फाइनली ये पोरस रॉक में सेटल हो जाता है। ओके और यहाँ पे लार्ज स्टोरेज होता है आपका अंडरग्राउंड वाटर का। तो इस पानी को हम कैसे निकालते हैं? ट्यूबवेल्स या फिर वेल्स की हेल्प से। तो जो प्लेसेस आपके ड्राई होते हैं वहाँ पे आपका अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा सा कम होता है, तो जो लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर का किसी भी एरिया का, हम उसे कहते हैं वाटर टेबल। एंड आपको पता ही है कि वाटर हम सबके लिए कितना प्रेशस है, तो इसीलिए हमें इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए और वाटर को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, राइट? सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप वाटर को जुडिशियसली यूज़ करेंगे एंड उसको वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।